हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कोर्स क्लासेस आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका। अब तो एग्जाम और नज़दीक आते जा रहा है। देखिए, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किए हुए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यू को। हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का एमसीक्यू कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को तो काफ़ी एमसीक्यू का सामना करना पड़ेगा। तो उन लोगों को के लिए हम क्या किए हैं कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इसे अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग भी सॉल्व कर सके। ठीक है, ये चीज़ को देखना है क्योंकि आप लोग का जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसके लिए आपका क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट ही आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 24 फरवरी के लिए। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व उसी समय होगा जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा उसमें, और क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे जब तक आप पढ़े हुए नहीं होगे ना, तब तक आप नहीं बना पाओगे। तो फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर होता है तो आप उसको कैसे बनाओगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की राष्ट्रीय स्कंद विपणी की स्थापना हुई थी, मतलब द NSE वाज एस्टैब्लिश्ड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना। NSE का पूरा नाम जान ही रहे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जो कब एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो वो आपका 1992 में था, 1992 में था। कब था? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSEI, NSE, है ना। क्योंकि आपको हम बताए थे कि स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था वो था आपका BSE, और एक था NSE। ठीक है, तो BSE और NSE ये दो स्टॉक मार्केट है। तो NSE जो है आपका वो 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, और BSE जो था वो 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। लिखता है सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, सेबी की स्थापना की अगर हम बात करें तो वो आपका 1988 में हुआ था। कब हुआ था? स्थापना की अगर बात करें तो वो 1988 में हुआ था, लेकिन इसको पावर जो मिला था ना वो 1992 में हुआ था। ऑटोनोमस पावर, स्टैच्यूटोरी पावर जो मिला था वो 1992 में मिला था, लेकिन स्थापना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेबी का स्टैब्लिशमेंट 1988 में है ना। तो 1988 में। तो क्वेश्चन में बहुत ऐसा कर देता है क्वेश्चन ना कि आपको ये देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेबी का स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1988 में हुआ था इस्टेब्लिश्ड, लेकिन इसको पावर जो दिया गया था ना, ऑटोनोमस पावर, स्टैच्यूटोरी पावर जो दिया गया था वो 1992 में दिया गया था, 1992 में दिया गया था। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट आपका है कि ट्रेजरी बिल मूल रूप से है, मतलब ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, है ना। ट्रेजरी बिल आपका जो है वो किस चीज़ से बेसिकली है। देखिए, आप लोग को हम बताए भी थे कि ट्रेजरी बिल जो आपका किस बेसिक पे है। देखो ये कुछ नहीं है, ये गलत हो गया हुआ। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल आप लोग को बताया गया होता है ट्रेजरी बिल क्या है। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखो लिखा भी हुआ होगा, एन इंस्ट्रूमेंट बोरो शॉर्ट टर्म फंड, या इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म फंड होता है, या फिर आपका एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, या नन ऑफ दिस। तो आंसर होता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फंड होता है। आप लोग को मालूम ही है ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है। जब RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, ट्रेजरी बिल कहलाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ में RBI ट्रेजरी बिल को इशू करता है, वो ट्रेजरी बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ है ना। आगे देखिए, आप लोग को खुद से बनाना है, खुद से आपको बताता है, बनाने चलना है। रेपो, रेपो इज क्या। तो रेपो का क्या मतलब होता है। रेपो का मतलब होता है आपका रीपर्चेज अग्रीमेंट। क्या होता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट, पुनर्खरीद समझौता। दोबारा से खरीदना, वो पुनर्खरीद समझौता होता है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि इक्विटी शेयर होल्डर गेट द राइट इन द कंपनी टू, अब खुद जानते हो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, वोटिंग करने का अधिकार है। इसको वोटिंग करने का अधिकार है। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट्स क्या क्या है, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स की बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स
का राइट्स की अगर हम बात करें तो इसके राइट्स में तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे वोटिंग करने का राइट्स मैनेजमेंट, कंपनी में मैनेजमेंट करने का राइट्स है ना, मैनेजमेंट करने का राइट्स है, तो ये सब राइट्स इसका है। क्या आगे देखिए, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज, ठीक है। अब खुद बात सोचो कि अगर स्टॉक जो है सर्विस, सेबी का जो स्टॉक, सेबी के लिए अगर हम बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज का जो सर्विस है वो कैसा होना चाहिए सेबी के लिए, ठीक है, कैसा है, वॉलंटरी है, इच्छा पे, सेबी क्या अपने इच्छा पे काम करेगा या फिर नेसेसरी है या अननेसेसरी या कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी होता है। आपको सेबी को सेबी का काम ही यही है ही कि जितना भी स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम सेबी का ही है, इसलिए सेबी के बारे में तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हो। देखो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। आगे देखिए क्या है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर, मतलब कि मैक्सिमम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन ही पूछ सकता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ही पूछ सकता है। अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है तो वो आपका हो सकता है कितना महीना, तो 12 महीना के लिए कॉमर्शियल पेपर है ना, हाँ, तो कॉमर्शियल पेपर 12 महीने के लिए। अगर कॉमर्शियल बिल होता है तो 3 महीना के लिए होता है, 3 मंथ, ठीक है, 90 डेज के लिए, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखिए, द सेटलमेंट साइकिल इज NSE, द सेटलमेंट साइकिल T+2 है, ठीक है। आप लोग को बताए हुए थे T+2 का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि अगर मंडे को हम ट्रेड किए हैं तो उसका सेटलमेंट कब होगा, सेटलमेंट कब होगा इसका, वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को होगा सेटलमेंट। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, तो NSE कमेंस फ्यूचर ट्रेडिंग, मतलब कि NSE का फ्यूचर ट्रेडिंग जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, NSE का अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो कब हुआ था, ठीक है। NSE का फ्यूचर ट्रेडिंग अगर हम बात देखो, अगर NSE अगर इस्टेब्लिश करने की बात होगा तो वो 1992 में जो पावर हुआ था, लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये 2000 था, ये क्या था आंसर, 2000 था NSE का, ठीक है। तो NSE का फ्यूचर ट्रेडिंग क्या था आपका, 2000 बोला गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझाए ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि मतलब कि क्या आगे का जिससे क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या है आगे का क्वेश्चन, यही था ना, हाँ, हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, ठीक है, मनी मार्केट इन इंडिया, मतलब कौन कंट्रोल करता है मनी मार्केट को, मनी मार्केट को कंट्रोल करने वाले कौन हैं, ठीक है, मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, तो मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा, RBI, RBI नहीं करेगा मनी मार्केट का कंट्रोलिंग, तो RBI करेंगे हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेन पर्पस मनी मार्केट इज, क्या मेन पर्पस है, ऐसा छोड़ता है ना, मेन पर्पस नहीं है ये, प्रॉब्लम है, द मेन प्रॉब्लम मनी मार्केट इज, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है, तो लैक ऑफ कैपिटल, हुंडी, लैक ऑफ मार्केट, इनमें से कोई नहीं है मुख्य समस्या। और द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 2004 में आई थी, 2004 में कितने, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे हुए, जैसे कि 19 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 21 में पूछा है, 22, देखो ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग निकाले हैं जिसमें मतलब कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 2004 की बात करें तो 2004 में अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो वो 23 है, ठीक है, कितना है, 23 है, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखिए, उसका लिखता है मनी मार्केट डील, मनी मार्केट किस चीज़ को डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड को डील करता है, तो शॉर्ट टर्म फंड है ना, मनी मार्केट किस चीज़ को डील करेगा, शॉर्ट टर्म फंड को। आगे देखिए, कैपिटल मार्केट डील लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड को डील करता है ये। आगे देखिए, क्रिएट लिक्विडिटी, तरलता का निर्माण करता है, संगठित बाजार क्या करता है, तरलता का निर्माण जो आपका कर रहा है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मार्केट, अब आप लोग खुद बताइए कि इसका क्या हो सकता है आंसर, आप लोग
क्या आप लोग खुद बताइए कि इसका क्या हो सकता है? क्रिएट लिक्विडिटी। कौन मार्केट क्रिएट लिक्विडिटी कर रहा है? ये तो सेकेंडरी मार्केट, जो तुरंत आपको लिक्विड के फॉर्म में दे रहा है वो सेकेंडरी मार्केट है ना। आगे देखिए, इन न्यू इशू शेयर डील, नया शेयर जो डील करता है वो कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। आप लोगों को बताए भी थे कि प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जो न्यू शेयर इशू करता है, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। आगे देखिए, लीगली सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, लीगली अगर सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में किया गया था, ठीक है, 1992 में किया गया था, ये भी है। आगे देखिए, सही लिख दिया, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज, मतलब कि भारत में स्कंद विपणन का भविष्य है, यही था ना क्वेश्चन। एक सेकेंड देख लीजिए, थोड़ा टाइप में गड़बड़ हो गया। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, देखिए क्वेश्चन आपका 2016 में, 2019 में, 2023 में, ठीक है, 20 में भी पूछे हुए क्वेश्चन आपका। तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का क्या कंडीशन रहेगा है, ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का क्या कर, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है, फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब फ्यूचर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? तो वो ब्राइट है, उज्जवल है ना, ब्राइट है इसका फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं इसका फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा खासा फ्यूचर इसका है स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप में गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम आपको देख लिए। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की स्थापना कब हुई थी? स्कंद विपणन मतलब कि स्कंद विपणन मतलब स्टॉक एक्सचेंज का, तो आप लोग को बताए भी थे कि देखो ये क्वेश्चन भी पूछे हुए 2017 में, 2018 में, 2019 में, इसमें भी पूछे हुए, समझो बात को ना। तो ये चीज़ आपको, ये सब क्वेश्चन बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो भारत में अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करते, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बीएसई था, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1875 में, 1875 में, ठीक है, 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। आई थिंक हमको लगता है कि एक जगह हम कहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, 1885 हम लिख दिए थे, 1875 में हुआ था, ठीक है, 1875 में हुआ था, ये होगा 1875। बीएसई को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में पावर मिला था, तब सबसे पुराना स्टॉक मार्केट ये था, ठीक है। तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 90 नंबर से था। बार बार इसको देखिएगा ना, तब से क्लियर होगा, ठीक है। तो 1875 में बीएसई को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, तो 1875 में किया गया था। अब आगे देखते हैं। अब लिखता है कि रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड इन दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तीनों जगह है। तो नन ऑफ दी, सॉरी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, 4 जगह था ना, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये 4 जगह है, ठीक है, सेबी का स्टैब्लिशमेंट। आगे देखिए, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इन्वेस्टर्स होगा क्या? इन्वेस्टर्स होगा प्रोटेक्ट। आगे देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किस चीज़ को डीलिंग करता है? देखिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट compete with each other, complement each other, function independently, कंट्रोल each other, मतलब एक दूसरे को नियंत्रित करता है कि क्या करता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको 2020 में भी पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में भी पूछे हुए हैं, समझे बात को ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, तो एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे को सहयोग करता है। तो ये आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करता है। हेड ऑफिस मुंबई में है इसका, तो मुंबई होगा आंसर, ठीक है, हेड ऑफिस सेबी का। और विश्व में
सबसे पहले स्कंद विपणी का स्थापना जो हुआ था विश्व में हुआ था तो वो लंदन में हुआ था। ठीक है, विश्व में अगर सबसे पहले अगर विपणन का स्थापना जो हुआ था तो वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में नहीं, सॉरी, एक मिनट, अमेरिका में हुआ था, गलत है, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में ये हुआ था। एक मिनट देख लीजिए। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। आगे देखते हैं तो हो जाता है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है, तो ये हो गया आंसर। आगे है स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन। स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ को हेल्प करता है? तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ दिस। ये ऑल ऑफ दिस होगा, है ना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ को हेल्प करता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अगर हेल्प करने की अगर हम बात करें तो हेल्प करने का ही बात होता है, तो इसका ही बहुत सारा हेल्प ये करता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कर लिक्विड देता है, कंट्रीब्यूट भी करता है ग्रोथ में, सिक्योरिटीज़ को प्राइसिंग करने का भी काम करता है, कितना रेट होना चाहिए सिक्योरिटीज़ का, तो ये भी होता है, तो ये चीज़ भी जान सकते हैं। आगे देखिए, एंड ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज डन इन। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, जो पुराना शेयर का जो डीलिंग होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो ये आपका जो सेकेंडरी मार्केट हो गया, ये आपका कुछ एमसीक्यू था जो कि हम आप लोग को दिए थे फाइनेंशियल मार्केट का। एक और है सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेफ्टी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेफ्टी एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ना। तो ये बी नंबर होगा, फुल फॉर्म इसका है। किस बाजार का संबंध नए निर्गमन से है? विच मार्केट इज एसोसिएटेड विथ न्यू इशू? तो प्राइमरी मार्केट है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था। ठीक है, तो नया शेयर इशू करने का मार्केट कौन सा है? तो प्राइमरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो ये जो 29 क्वेश्चन हम कुछ बताएं, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट है। इसको तुम अच्छे से रट जाओगे, काम कर जाएगा आपके आंसर। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझे ना। रट जाओगे तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता है, इससे क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। ठीक है, ये 100% गारंटी आपका है। आप इसको अच्छे से रट जाओ ना, इस एमसीक्यू को अच्छे से रट जाओ, इस दोनों चैप्टर का आपका इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू, अगर ये दोनों चैप्टर की बात हो तो। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा था? चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। चीपेस्ट सोर्स मतलब कि सबसे सस्ता सोर्स जो है फाइनेंस का, वो क्या है? तो वो रिटेन अर्निंग है। अब आप बोलिएगा सर रिटेन अर्निंग क्या होता है? तो रिटेन अर्निंग वो अर्निंग होता है जो कंपनी के पास जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, वो रिटेन अर्निंग होता है। तो ये भी एक तरह का सोर्स है, लेकिन ये कम सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और शेयर्स और डिवेंचर्स में तो बताए ही हुए हैं। क्या लिखा है? ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंशियल थ्रू, है ना। एक फिक्स्ड एसेट जो है शुड बी फाइनेंशियल थ्रू, मतलब कि एक अस्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तो अगर अस्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट से हम क्या ले सकते हैं? तो एक तरह से कर्ज हम ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है ये, है ना, फिक्स्ड एसेट लेने का। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन कि व्यावसायिक फर्म की चालू संपत्ति का वित्त पोषण निम्नलिखित के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि चालू संपत्ति अगर हम दे रहे हैं, मतलब करेंट एसेट्स अगर हम देते हैं, तो करेंट एसेट्स में मेरा क्या हो सकता है? ठीक है, करेंट एसेट्स में अगर हम बात करें तो करेंट एसेट में करेंट एसेट्स पे अगर हम लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो कैसा लायबिलिटी? केवल करेंट लायबिलिटीज होगा। पार्सली फ्रॉम बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होता है। अब जरूरी नहीं कि केवल लॉन्ग शॉर्टे टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर्ज मिल जाता है करेंट लायबिलिटीज में। फिर क्या है? नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मतलब इनमें से लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन नहीं है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनमें से कौन नहीं है? तो इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, प्रीफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डिवेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। डिविडेंड तो ये प्रॉफिट है ना। क्या वाई इज वर्किंग कैपिटल नेसेसरी, मतलब वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है? तो डेली का खर्च के लिए है, रूटीन एक्सपेंस। अगर आप डेली खर्च कर रहे हो तो डेली खर्च के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होता है। आगे क्या लिखता है कि टेम्पटेशन बेंगलोरी के इंपीरियल मॉल में भोजन का एक स्थान है।
अपनी व्यंजन सूची में स्वास्थ्यवर्धक तथा निरंतर चलने वाले पनीर रैप, चने का सलाद, ग्रिल्ड सैंडविच इत्यादि व्यंजनों के कारण यह विद्यार्थियों तथा कार्यकारी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। इसने अब बेंगलुरु के 2 अन्य भागों में 2 नई शाखाएं खोलने की निर्णय लिया है। उपयुक्त स्थिति में किस वित्तीय निर्णय की चर्चा की गई है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक जगह बेंगलोर में मतलब कि ये एक अपना होटल स्टार्ट किए हुए है, बहुत सारे उसमें मतलब कि खाना वाना बहुत सारा प्रोडक्ट वगैरह है जो कि सेल खाना वगैरह है, और वो चाहता है कि दूसरे जगह पे मतलब कि बेंगलुरु में कहीं और अन्य जगह पे मतलब कि ब्रांचेस स्टार्ट करे। तो वो किस टाइप का डिसीजन वो लेना चाह रहा है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा ना, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। तो ये डिसीजन ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म डिविडेंड डिसीजन 12 अगर 12 ब्रांच खोलना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया ना। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, ठीक है, क्या प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है? पहले से प्लान करना जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल प्रोसीड्यूर, क्या क्या थी, ऑल ऑफ दिस सब होगा। फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, है ना, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है। मतलब वित्तीय मतलब फाइनेंशियल लीवरेज तो आप लोग समझ ही रहे कि लीवरेज मतलब लीवरेज करना, और क्या कहलाएगा ये फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज़्यादा होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट का लीवरेज करना। नहीं मालूम है तो पहले आप अच्छे तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखो क्या है। देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निर्गमित लाभ पर वृद्धि होगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉरपोरेट प्रॉफिट, मतलब अगर मतलब कि अन्य बातें अगर समान रहता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मतलब कि टैक्स रेट अगर इंक्रीमेंट होगा तो चीप रेट जो होगा वो आपका क्या होगा, सस्ता होगा, लोन का चीपर रेट सस्ता हो जाएगा। कंपनी विथ हायर ग्रोथ पैटर्नल आर लाइकली टू, कंपनी पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। अब देखो पूरा हिंदी है, देखो यहाँ पे कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पैटर्नल आर लाइकली टू, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका दिए हुए आपका कि 21 में और 23 में पूछे हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लग रहा है। और अगर मान लीजिए कि कंपनी विथ हायर ग्रोथ अगर अच्छा अगर हायर ग्रोथिंग करता है तो पैटर्नर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड पे हायर डिविडेंड, है ना। तो लोअर डिविडेंड होगा या फिर हायर डिविडेंड होगा? लोअर डिविडेंड, कम लाभांश देना होगा। आगे लिखता है कि द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, मतलब फिक्स्ड सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसमें सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कौन हो सकता है? इश्यू ऑफ डिवेंचर या इश्यू ऑफ शेयर्स, क्रेडिट और लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या हो सकता है बताइए आप? बताइए सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो क्या होगा आपका यहाँ पे? स्रोत नहीं है, मतलब स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, मतलब कि स्रोत नहीं है। लॉन्ग टर्म कौन नहीं है इसमें से? अब देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। तो ये नहीं है आपका, तो आंसर ये हो गया, है ना। आगे देखिए, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, मॉडर्न अप्रोच क्या क्या है? द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फ्यूचर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोक्यूरमेंट है। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, क्या क्या फंक्शन हो सकता है? तो ऑल ऑफ दिस, नेट प्रॉफिट ये सब निकालना, सब देख सकते हैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब तो मैनेजमेंट का पार्ट है ना। फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए डिसीजन लेता है ये, है ना, सभी के लिए डिसीजन लेता है 14। आगे देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो सकता है? आर्ट हो सकता है, साइंस हो सकता है, क्या हो सकता है? दोनों होता है, आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे लिखता है कि
ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, मतलब कि ट्रेडिशनल मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अब तो क्या है कि मतलब कि ऑनलाइन पे अगर काम है, ट्रेडिशनल अप्रोच को अब छोड़ दिया गया है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कब खत्म किया गया? तो 1930 से 40 के दशक में खत्म किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, 21 में क्वेश्चन पूछे हुए ये 2021 में, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो क्या है? सिंप्लिसिटी है, लिक्विडिटी है, इकोनॉमी है, ये सभी है। तो ऑल ऑफ दीज है ये, है ना, ऑल ऑफ दीज होगा। आगे देखिए आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों डिटरमाइन किया जाता है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्यों डिटरमाइन किया जाता है? बताइए, आप ही बताइए। वर्किंग कैपिटल रेगुलर के लिए जरूरत होता है ना, तो साइज ऑफ इंटरप्राइजेज, पीरियड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल को अवेलेबिलिटी लाने के लिए, तो ऑल ऑफ दीजिए सभी के लिए हो सकता है। आगे देखिए, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंस, टू फॉर परचेज ऑफ लैंड, फॉर परचेजिंग स्टॉक, फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिट। देखो, क्रेडिटर या रूटीन एक्सपेंस ये सब तो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, परचेजिंग स्टॉक भी वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, तो लैंड होता है जो कि अस्थायी पूंजी के लिए होता है ना, तो ये होगा आंसर, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है ना। आगे देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन आर, डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन आर अब देखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन आर का मतलब क्या है? मतलब कि बोनस निर्णय के निर्धारक है क्या है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से हो सकता है, बोनस फंड से, कंपनी का एज से, तो ये हो सकता है आपका इनमें से सभी। आगे देखिए, फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, अब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो डिविडेंड है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डिविडेंड है वो वॉलेंट्री होता है ना। अब शेयर होल्डर जैसा होगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा क्या ये होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें किसका हो सकता है? कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो क्या होता है? जो भी डेप्ट और इक्विटी को देखा जाता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर, डेप्ट और इक्विटी दोनों के लिए, है ना। डैश डैश मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी वेल इन एडवांस, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एडवांस में तो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब इनमें से कौन सा व्यापार का प्रकार है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का प्रकार है, ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी, है ना, थिंक है ना, ऐसे थिन इक्विटी, और ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी, मतलब उच्च क्षमता पर व्यापार, उच्च क्षमता पर, अल्प क्षमता पर व्यापार और उच्च क्षमता पर व्यापार, ये दोनों होगा, तो आंसर ये होगा ए एंड बी। वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, दोनों के लिए हो सकता है। आगे देखिए, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या क्या? डेटर, बैंक ऑर्डर ऑफ कैश सेल, क्या ये सब है? ठीक है, डेटर, वर्क, सब चीज़ हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए है ये। वर्किंग कैपिटल समझ ही रहे क्या होता है। आगे देखिए, सेंसेक्स इज कंपनी, तो आप लोग को बताए थे कि बीएससी का जो बैरोमीटर है वो क्या है आपका? सेंसेक्स है, और एक बार में 30 कंपनी को लिया जाता है। ये कितने कंपनी को? 30 कंपनी को, तो 30 कंपनी पे डिपेंडेंट होता है ये। आगे देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या इज रिलेटेड टू, फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड होता है? फाइनेंसिंग अगर डिसीजन की अगर हम बात करें, फाइनेंसिंग डिसीजन आपका, फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकता है? खुद बताइए आप। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद बताना होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकता है। बताइए, इसका आंसर आपको खुद बताना है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करेंट एसेट, इनमें से कौन सा करेंट एसेट्स नहीं है? तो करेंट फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होता है। और एक लास्ट है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीएसवी 2023 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वित्तीय प्रबंधक का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, मतलब क्या उद्देश्य हो सकता है? देखो, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, सही बात है, वेल्थ मैक्सिमाइज, ज़्यादा कमाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, ऑल ऑफ दीज है, तो ये हो गया। तो ये आपको मतलब कि कुछ क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि 2023 से 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये। इसको आप अच्छे से देख लोगे ना,
तो बिहार बोर्ड, BACB या फिर CBSE, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ISE है ना, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस सब चीज़ को आपको अच्छे तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखोगे ना, बनाओगे तो और अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे तरह से उसको क्लियर आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रह देते हैं, बाकी अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।